हेलो फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम टू एडुपार्थ एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज में देखेंगे क्लास 8 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 5 हास्याकरण की समझ, जिसमें हम लोग देखे थे सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है। फिर हम आदिवासी और हास्याकरण पढ़े थे, जिसमें हम सोमा और हेलेन के दादाजी के बारे में चर्चा किए थे, कैसे उन लोगों को अपना गांव छोड़ करके शहर में आना पड़ा। फिर पहले देखे थे हम लोग आदिवासी कौन लोग हैं। आदिवासी जनजाति को भी कहा जाता है। फिर जनजाति कहाँ कहाँ रहते हैं। फिर हम लोग देखे थे आदिवासी और प्रचलित उनकी छवि। ये क्या है? आदिवासी हैं, इनकी प्रचलित छवि है, जिनको कि दिखाया जाता है जनरली। जैसे कि हम लोग देखे थे, ऊपर में कहा था आदिवासी को नाचते गाते हुए दिखाया गया था। मतलब एक परसेप्शन बना लिया गया है आदिवासी क्योंकि अगेंस्ट की, मतलब आदिवासी ऐसे ही होते हैं। आगे हम देखते हैं आदिवासी और विकास। जैसा कि आपने इतिहास की अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पाद जैसे कि मोम, लाख, शहद, ये सब चीजें किसे मिलता है? मधुमक्खी के छत्ते से हमको मोम मिलता है। लाख का लाख भी हम लोग को जंगल से मिलता है। शहद भी हम लोग को जंगल से ही मिलता है। और स्वयं जानवर हाथी, जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। हम लोग देखिए आगे के समय ट्रेन की पटरियों में भी जंगल से लकड़ी काट करके उस लकड़ी से लकड़ी के ऊपर पटरी बिछा के चलाया जाता था। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। देखिए, जब आप देखेंगे कि मतलब यहाँ कह रहा है जंगल से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। जंगल है, पानी है, वर्षण चक्र चल रहा है, जिससे वर्षा होती है, फिर नदियों को पानी मिलता है। ये सारा चीजें एक चक्र है। ये क्या है? चक्र है, वर्षण चक्र। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, मतलब जंगलों के बारे में उनकी जानकारी बहुत गहरी थी। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। जंगलों पर क्या था? पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और राजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। बहुत सारे राज्य वन संसाधन के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीन कर आजीविका चलाते थे। शिकार और चीजें चुन बीन करके जंगल से ले करके, जैसे हम लोग देखे थे शहद, मोम, लाख, ये सब क्या है? ये सब कुछ चुन बीन करके शिकार करके आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। एक जगह पे वो कम ही ठहरते थे। आज मान लीजिए यहाँ रह रहे हैं, तो कल जंगल के किसी और कोने में, फिर तीसरे, मतलब घुमंतु रूप में रहते थे। घुमंतु रूप में ये रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि या खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। देखिए क्या कर रहे, वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती कर स्थानांतरित। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग देखे क्या कि वो एक जगह ठहर करके कम ही रहते थे। मतलब आज यहाँ खेती किए, फिर बाद में दूसरी जगह किए, फिर तीसरी जगह। अब ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ खेती किए, यहाँ का उपजाऊ, मिट्टी का उपजाऊपन
कम हो गया। अब यहाँ गए, जंगल साफ किए, उसको जलाए। जंगल से हम लोग जानते हैं पोटा जंगल से, राख से हम लोगों को क्या मिलता है, मतलब कोई भी चीज हम लोग जलाते हैं तो राख में, खास करके जंगल को जब जलाते हैं तो राख में मिलता है पोटास। अब यहाँ जंगल साफ करके जलाते थे और उस राख को पसार करके वहीं पे खेती करते थे, उससे उपज बढ़ता था। फिर कुछ समय के लिए इस भूमि को छोड़ करके यहाँ चले, और जब तक यहाँ पे फिर से उस जमीन में उर्वरा शक्ति वापस आ जाती थी, फिर यहाँ जंगल आ गया, फिर उसको जला करके फिर वो चक्र घूमते रहता था ऐसे करके। इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। हालांकि ये परंपरा अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों व नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। उनकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। वो आदिवासी हैं, जो आदिवासी का मूल अर्थ क्या है, मूल निवासी। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक सीधी पहुंच है। आगे देखते हैं। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरेबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे। देखिए, इन लोगों को बंधुआ मजदूरी या दास के रूप में खरीदा बेचा जाता था, और इन लोगों को मॉरिशस मॉरिशस का संबंध बिहार झारखंड से रहा है। बिहार झारखंड से रहा है क्योंकि यहाँ से दासों को खरीद करके मॉरिशस जैसे द्वीपीय देश में भेजा जाता था, कैरेबियन द्वीप में भेजा गया, ऑस्ट्रेलिया में इवन बेचा गया इन लोगों को दास बना करके। इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया में दास बना करके बेचा गया। अभी भी ऐसा सुनने में आता है कि मॉरिशस में जो है लोग भोजपुरी गाना सुनते हैं, बजाते हैं। मॉरिशस में अगर देखा जाए तो पूछा जाए वहां के लोगों से कि, जैसे पूछा जाता है कि आपके बिहार को जानते हैं, कहता है नहीं। क्यों? बिहार से जो गए फिर उनका संबंध नहीं रहा, बिहार से संबंध नहीं, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को वहां पे वो बनाए रखे। भोजपुरी, जो अभी मॉरिशस में भोजपुरी बोला जाता है, तो चीजें हैं इस तरह से। मतलब दुनिया के अन्य इलाकों में, झारखंड और आसपास के इलाकों से आदिवासी को दास के रूप में बागान में काम करने के लिए भेजा जाता रहा है। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैर खड़ा हो पाया, अपने पैरों खड़ा हो पाया। क्यों? क्योंकि वहां भी यहाँ से मजदूरों को, आदिवासियों को उठा करके ले जाता था, वहां पे दास के रूप में बेच देता था। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। नीचे दिया गया गीत आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की वानगी पेश करता है। देखिए, ये फोटो है, देखिए, यह उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित नामगिरी पहाड़ी का है। न्यामगिरी पहाड़ी का, ये क्या है? न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। यहाँ पे कौन सा इलाका है? डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। न्यामगिरी क्या है? पवित्र पर्वत है। जैसे कि हम लोग देखे थे छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, जो ऐसे करके बैल के कुबर जैसा बना हुआ है। इस पहाड़ को लोग पवित्र पहाड़ मानते हैं, पवित्र पहाड़ मानते हैं, ईश्वर का पहाड़ मानते हैं। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक यंत्र लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। वैसे विस्थापित जैसे हम लोग चर्चा किए थे टिहरी गढ़वाल वाला क्षेत्र में। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए क्या स्थिति बना रखा है। इमारती लकड़ी और खेतों उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को
खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा कर लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। औद्योगिक घराने वेदांता वगैरह सब की बात अगर करेंगे तो ये क्या है, ताकतवर गुट है। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे। जंगल उन लोगों का अपना घर है। जड़ जंगल जमीन, जड़ जंगल जमीन इस तरह से कहा जाता है कि हम इनसे ये लोग जुड़े हुए रहते हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए उनमें से 79% आदिवासी हैं। उनमें से कितना है, अधिकतर आदिवासी हैं। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। क्या है? उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी है। इसके अलावा भारतीय वन्य जीव संस्थान के आंकड़ों के अनुसार भारत में 106 राष्ट्रीय पार्क और 573 वन्य जीव अभयारण्य है। अभी तो ज्यादा हो गया है। 106 राष्ट्रीय पार्क कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 44,402 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये क्या है? पूरा का पूरा जंगल है। 573 वन्य जीव अभयारण्य है। ये कितना किलोमीटर फैला हुआ? 1,23,762 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। जैसे कि अवैध रूप से एक देश से दूसरे देश में अगर हम जाते हैं उनको घुसपैठिया कहा जाता है। मान लीजिए जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे बांग्लादेश से घुसपैठिया, तो क्या है, बांग्लादेश से लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं तो उसको घुसपैठिया कहते हैं। यहाँ देख लेते, देखिए आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजाति दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजाति कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के इस्तेमाल के लिए की जाती है। रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए कीटनाशक के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद गोंद चिपकाने के लिए, चिपचिपा पदार्थ, रेजिन और डाई के लिए, काला करने के लिए। इन पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती है। 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन्य भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। ये क्या है? उन लोगों का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोग चारवाक की बात करते हैं। चारवाक दर्शन में खास करके पौधों के औषधीय गुण के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। हम लोग देखें तो आजीविका हमारा क्या है? जीवन का मौलिक अधिकार है। अपने परंपरागत निवास के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। उन लोगों का जो अपना आवास क्षेत्र जंगल है, विभिन्न कानून को बना करके, राष्ट्रीय पार्क बना करके, वन्यजीव अभयारण्य बना करके, उसके बाद विभिन्न खनन क्षेत्र बना करके, बांधों को बना करके, तो उनके जो निवास स्थान रहे हैं वो उनसे छीनते जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि आदिवासी अब वहां से शिफ्ट करेंगे तो शहर की ओर आते हैं। शहर में वो बहुत सारे बीमारियों से मर जाते हैं, काम नहीं मिलता है, भूखे में मर जाते हैं। मतलब उनके मौलिक अधिकारों का हमेशा से उल्लंघन होता आया है। शहरों में आदिवासी को छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों, बिल्डिंग बनाने का काम या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती है। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आबादी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। बीपीएल से, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे गुजर बसर करते हैं।
इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। कुपोषण कुपोषण का मतलब क्या होता है? माल न्यूट्रिशन। उन लोगों को पोषण ढंग से नहीं मिल पाता। जैसे आजीविका ही नहीं है तो जीवन में पोषण कहाँ से रहेगा? आदिवासियों की साक्षरता भी बहुत कम है। देखिए, अगर आपके पास संसाधन पर्याप्त है तो आप पोषित भी रहेंगे, संसाधन भी रहेंगे, साक्षर भी रहेंगे। तो आपके पास जब संसाधन ही नहीं है तो आप समाज में अच्छा नहीं कर पाएंगे, साक्षर भी नहीं हो पाएंगे। हम लोग पहले भी देख चुके हैं आंकड़ा क्या कहता है, क्या कि आदिवासी समूह के बच्चे ज्यादातर ड्रॉप आउट हुए स्कूलों से। जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। देखिए, किन्हीं की परंपरा और रीति रिवाज को आप छीन लेंगे तो उनकी पहचान खत्म हो जाती है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए। उन्होंने श्मशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब हम कैसे जिएंगे? सही बात है। अगर मान लीजिए कि व्यक्ति मरता था तो श्मशान भूमि में जलाया जाता था, मंदिर पूजा के लिए, कुआं पानी भरने के लिए, पानी के लिए, तालाब वगैरह सब कुछ छीन लिया गया। अब थोड़ा सा मकान पे रह करके क्या करेगा आदमी? उनकी संस्कृति, सभ्यता, तो सारा कुछ छीना चला गया। तो अब वो जिएंगे कैसे? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाले विनाश किस दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। अगर आर्थिक रूप से प्रभावित होता है तो वो सामाजिक रूप से भी प्रभावित होगा। इसलिए कहा जा रहा है एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। दर्दनाक और हिंसक होती है। इससे देखेंगे आदिवासी, बहुत सारे आदिवासी विद्रोह भी हुए हैं। जैसे संथाल विद्रोह इसमें सबसे फेमस है। संथाल विद्रोह वगैरह सब हम लोग देखेंगे। ये कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में ही हुआ था। 1850 वगैरह सबके 1850-55 में हुआ था। फिर इससे पहले ये तो संथाल विद्रोह हो गया। फिर मुंडा विद्रोह भी है इसमें। इससे पहले क्या कौन सा विद्रोह हुआ था? मुंडा विद्रोह, जिसमें बिरसा मुंडा वगैरह सबका नाम आता है। 1799 के आसपास, मतलब ये 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में ये चीजें हुई थी। तो हम लोग देखेंगे आगे इतिहास में जब पढ़ेंगे तो संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह वगैरह सबको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग मूलतः देख रहे हैं क्या? समाज के जो हाशिए पर लोग हैं उनको देखते हैं, जिसमें से सर्वप्रथम आता है कौन सा? आदिवासी। हाशिए पर कौन आते हैं? आदिवासी ही आते हैं सर्वप्रथम। उसके बाद आगे टॉपिक है अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब आर्टिकल 25 to 30 के बीच में हम लोग इसके बारे में देखे थे। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना। धार्मिक अल्पसंख्यकों को मतलब हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा को का भी प्रचार प्रसार करने का अधिकार हम लोग देखे थे आर्टिकल 29 और 30 में। इसलिए हम लिख दिए कि हमारा जो है संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या है? हमारा मौलिक अधिकार, जिसकी चर्चा कहां से कहां तक में? आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 30 तक में दिया गया है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। क्या है? बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। देखिए, अल्पसंख्यक एक तो जैसे नाम से ही दिख रहा है कि अल्प मतलब थोड़ा और संख्या का मतलब संख्या। अल्प मतलब थोड़ा और संख्या का मतलब नंबर से है, थोड़ा संख्या।
तो ये सिर्फ धर्म पर आधारित नहीं है, ये धर्म पर आधारित नहीं है, जाति पर भी आधारित होता है कि किसी गांव में किसी जाति का बहुत बहुत वाला बोलबाला है, मतलब बहुत बोला कि जनसंख्या में वो बहुसंख्यक हैं और कुछ जाति अल्पसंख्यक में आते हैं। देश में हिंदू के अलावा जो भी जाति है सब अल्पसंख्यक में आता है। मूलतः कह देते हैं क्या कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है, लेकिन और देखेंगे तो बौद्ध, ईसाई, पारसी ये सब भी बहुत कम संख्या में है। ये मुस्लिम से भी कम जनसंख्या में है। डाटा आप देखेंगे तो उसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन मूलतः देखा जाता है अल्पसंख्यक रूप में परेशान या समाचार मीडिया में देखते होंगे तो अल्पसंख्यकों मतलब मुस्लिम, अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम। तो देखते हैं आगे। लेकिन ये अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इनमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने एक में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। क्या कर रहा है? बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। क्यों? कि बहुसंख्यक लोकतंत्र में क्या है? बहुसंख्यक और लोगों को क्या चाहिए? वोट चाहिए, तो बहुसंख्यक जरूरी है। ऐसी सूरत में छोटा आकार वाले घाटे की बात साबित हो सकती है। देखिए, ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुधारात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। क्या कह रहा है यहाँ पे? ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपनी जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? असुरक्षित ही महसूस करते हैं छोटे समुदाय के लोग। हम जाति व्यवस्था को भी इससे अछूता नहीं मानते हैं। जो कम संख्या में है, ठीक है, वो भी इससे अछूता नहीं। हालांकि ठीक है, यहाँ पे संस्कृति की बात हो रही है और ठीक है, संस्कृति तो है, लेकिन अल्पसंख्यक में मूलतः संख्या को भी काउंट किया जा सकता है। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, ये सब क्या कह रहा है? सांस्कृतिक विविधता, संस्कृति, सब कोई अपना अपना संस्कृति को प्रचार प्रसार कर सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। हम लोग देख चुके हैं आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक में, जिसमें कहा गया कि सांस्कृतिक शिक्षा संस्थान, संस्कृति वगैरह की बात किया गया है। समानता की सुरक्षा की तो बात हो ही रही है, समानता की बात आर्टिकल 14 में, और न्याय की बात किया जा रहा है, असम प्रति संकल्पबद्ध है। और हम लोग देख चुके हैं आर्टिकल 15 में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। न्यायपालिका क्या है? एक अहम भूमिका निभाती है। न्यायपालिका क्या है? संविधान का संरक्षक और संविधान का प्रोटेक्टर भी है। प्रोटेक्टर और व्याख्याकर्ता यानी इंटरप्रेटर भी है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हत्याकांड को समझें। देखिए, यहाँ अदालत में जा सकता है कि मतलब चर्चा कर चुके हैं। आर्टिकल 32 के तहत कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत कहा जा सकता है हाई कोर्ट। कहा जा सकता है हाई कोर्ट जा सकता है। देखिए, अब हम देखते हैं मुसलमान और हास्याकरण। ऊपर हम देखिए अल्पसंख्यक और हास्याकरण। अब देखते हैं मुसलमान और हास्याकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी भारत की जनसंख्या की 14.2% है। कितना प्रतिशत है?
14.2% है, जो अभी लगभग लगभग 20% के आसपास हो गई है। ये 2011 का ही है, ये 2011 का ही है। अभी कितना हो रहा है? 2026, लगभग लगभग 15 साल पुराना ये डाटा है आपका। अभी नया डाटा जारी होगा तो लगभग लगभग 20% प्लस हो सकता है। और उन्हें 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी भारत की जनसंख्या का 14.2% है। 14.2% है, मतलब 100 अगर पूरा जनसंख्या भारत का, उसमें से आबादी कितना है मुस्लिमों का? 14.2%। और उन्हें तुलनात्मक रूप से सामाजिक आर्थिक विकास के निम्नतर स्तर के कारण किनारे पर रहने वाले समुदाय माना जाता है। हाशिए पर माना गया समुदाय माना जाता है। किसके कारण? सामाजिक आर्थिक विकास के निम्न स्तर के कारण, निम्न स्तर के कारण उन्हें क्या माना जाता है? हाशिए पर का समुदाय माना जाता है। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित 3 सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि वे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। ये देखिए, धार्मिक समुदाय, हिंदू पक्का घर में 65.4% पक्का घर में हिंदू रहता है। ये किसका है? रिपोर्ट इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 का है। ये कब का है? 2011 का ही रिपोर्ट है। कौन सा है? इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो धार्मिक समुदाय में हिंदू पक्का घर में कितना रहता है? 65.4%। बिजली 75.2%। नल का पानी 43.7%। मुस्लिम पक्का घर कितना है? 63.8%। बिजली 67.5%। नल का पानी 35.8%। देखिए, मुस्लिम और हिंदू पक्का घर का ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है, बिजली में भी ज्यादा का डिफरेंशिएट नहीं है, लेकिन अगर आप नल का पानी का देखें सुविधाएं में कम है। और ईसाई का देख लीजिए सबसे ज्यादा है, सिख का देख लीजिए सबसे ज्यादा है पक्का घर। तो इनमें कौन से समुदायों को मूलभूत सुविधाएं सबसे ज्यादा और सबसे कम उपलब्ध है? देख लीजिए डाटा निकाल करके। विभिन्न धर्मों में साक्षरता, देखिए अगर ओवरऑल देखें साक्षरता रेट भारत का कितना है? 74% है। हिंदू में 63% है, मुस्लिम में 57% है, ईसाई में 74% है, सिख में 67% है, बौद्ध में 71%, जैन में 86%। इस बार का अगर यूपीएससी का रिपोर्ट देखेंगे तो अगर उसमें जैन बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी 2026 क्लियर किए हुए हैं। अगर देखें तो जैन में लिटरेसी रेट क्या है? सबसे ज्यादा है। जैन में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा, उसके बाद किस में है? ईसाई में है, उसके बाद बौद्ध में है, फिर किस में है? सिख में है, फिर हिंदू में, फिर मुस्लिम में। यानी कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जैन शिक्षित हैं, और सबसे कम अगर देखा जाए तो वर्तमान इस डाटा के हिसाब से मुस्लिम शिक्षित हैं। सबसे कम शिक्षित में कौन आते हैं? मुस्लिम, सबसे ज्यादा में जैन, और हिंदू सेकेंड लास्ट आता है। हिंदू क्या आता है? सेकेंड लास्ट आता है। किन समुदायों का साक्षरता दर सबसे ज्यादा और सबसे कम है, हम लोग इसको देख चुके हैं। सरकारी नौकरी में देखिए, आईएएस में 3% है, मुस्लिम क्या? मुसलमानों का प्रतिशत 3% है, और आईपीएस में 4%, आईएफएस में 8%, और राज्य स्तरीय पीएससी में 10.8%, रिजर्व बैंक सब में 2.2%। ये आंकड़ा है कि मतलब उन लोगों का स्थिति सरकारी नौकरियों में तुलनात्मक बहुत कम है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए रिपोर्ट के पृष्ठ की संख्या 56 के अनुसार 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चों अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। देखिए, इसका कारण भी क्या है? संसाधन नहीं होना। जिनके पास संसाधन पर्याप्त हैं वो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजते हैं। संसाधन अगर पर्याप्त रहेंगे तो बच्चे जरूर स्कूल भेजे जाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्खा, लंबी दाढ़ी, फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ भिन्न व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे चीजें जो थोड़ा सा इस चीज में शिक्षित हैं तो आगे बढ़ने की कोशिश किए हैं और कदम से कदम मिला करके वो देश दुनिया के साथ चल रहे हैं। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगा है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देती है। घेटोआइजेशन क्या होता है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, मुस्लिम महिलाएं भारत में महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे, जैसे कि 11th में दिया गया है और 12th में दिया गया है। शाह बानो वगैरह के केस को देखेंगे, कैसे उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट के तहत मुस्लिम कानूनों को, मुस्लिम प्रथा को चुनौती दी है। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे अपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में पढ़ा। 7वीं कक्षा में भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों और नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इसके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं विविधता की, तो देश हमारा विविधता में एकता है। जो भी है, वो महिला हो, पुरुष हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, धार्मिक रूप से, जातिगत रूप से, जो कोई भी हो, सब अगर कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े, समानता का भाव रखें, तो देश को विकसित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। निष्कर्ष, इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया है कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है। इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हाशियाकरण का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? अभाव, पूर्वाग्रह से भी जुड़ा हुआ है, शक्तिहीनता के एहसास से भी जुड़ा हुआ है। हम लोग पूर्वाग्रह भी बना लेते हैं कि मुसलमान हैं तो ऐसे होंगे। अगर जाति में भी देखेंगे, देखते हैं अगर कोई छोटे जाति का है तो एक पूर्वाग्रह बना रहता है, अरे इनमें तो ऐसा ही होता है। तो ये पूर्वाग्रह जो जब हम लोग बना लेते हैं, परसेप्शन जो हम लोग का बना रहता है, ये कभी कभी ही सही होता है, 99% केस में गलत ही होता है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाकरण से कमजोर
सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता है। अगर हम हास्याकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक और विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। जरूरी है, देखिए, हमारा मौलिक अधिकार अगर है कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें तो हम रखेंगे, हम अपने धर्म को मानना चाहते तो हम मानते रहेंगे। तो ये कहना कि नहीं वो अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ अपना परसेप्शन बना लीजिए, अपने भीतर में जो संकुचित व्यवहार है उसको खत्म कीजिए, चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हत्याकांड का सामना किस तरह से किया है। विभिन्न आंदोलनों के जरिए, विभिन्न मांगों के जरिए इस चीज को दूर करने का कोशिश किए हैं। देखिए, सच्चर समिति, याद रखिएगा, सच्चर समिति ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप इसको देखेंगे पृष्ठ 77 पे, इस रिपोर्ट का पृष्ठ 77 पे आप इसको देख सकते हैं। शब्द संकलन। ऊंच नीच क्या है? व्यक्तियों या चीजों की एक क्रमिक व्यवस्था। क्या है ऊंच नीच? व्यक्तियों या चीजों की एक क्रमिक व्यवस्था। आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पे वो लोग आते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है, इसमें दलितों को सबसे नीचे माना गया है। अगर आप वर्ण व्यवस्था देखेंगे, इसी को जाति व्यवस्था भी कहा गया है, जाति व्यवस्था भी कहा गया है। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था में क्या है? ब्राह्मण है, फिर क्या है? क्षत्रिय है, फिर क्या है? वैश्य है, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और लास्ट में किनको रखा गया है? एससी को। इनको रखा गया एससी को, इनको दलित, दमित, या इन्हीं को कहा जाता है चांडाल। ऐसे ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। ये क्या है? उच्च नीच में ये सबसे निचले पायदान पे, ये जो एससी हैं ये सबसे निचले पायदान पे रखे गए हैं। देखिए, घेटोआइजेशन क्या है? यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। घेटोआइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय और लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज्यादा राहत मिलती है, सुरक्षा महसूस करता है। जैसे मानव समाज में रहने पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वही है घेटोआइजेशन ही है। समाज में क्या कहता है? एकजुट के लिए, समुदाय को एकजुट के लिए मजबूर करती है, मतलब समुदाय में एक साथ रहना चाहती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के ज्यादा विकल्प नहीं होते, जिसके कारण वह शेष समाज से कटता चला जाता है। अगर देखेंगे मुस्लिम बस्ती, यही घेटोआइजेशन का ही एक उदाहरण है। दलित बस्ती समाज में फैला नहीं रहता है, बल्कि वो किसी एक जगह पे ही सिमटा हुआ रहता है, वही है घेटोआइजेशन। जैसे आप मान लीजिए दलित वर्ग को देखेंगे तो समाज में ज्यादातर वो इधर उधर नहीं रहते हैं। जैसे कि समाज के अन्य व्यक्ति, अन्य जात के व्यक्ति, अन्य धर्म के व्यक्ति कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम है तो वो देखेंगे कि हम कहाँ ज्यादा सुरक्षित हैं, वो मुस्लिम के बगल में ही घर लेना ज्यादा उचित समझते हैं। अगर कोई, अगर हमको शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी दलित वर्ग का है, दमित वर्ग का है, जैसे डोम है, चमार है, एक्सवाइजेड, ये सब जो भी हैं, ये क्या करते हैं? तो एक ही जगह पे रहने का कोशिश करते हैं। आपको हर समाज के
हर समाज में ये देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर एक गांव है तो गांव के किसी साइड में आपको वहां पे उन लोगों का घर मिल जाएगा, और उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं एक ही जगह पे वो सिमटे रहते हैं, उसी जगह एक छोटा छोटा घर, छोटा छोटा एकदम गंदी में गंदी बस्ती टाइप का वो बना हुआ रहता है। इसको ये क्या है, गेटोइजेशन, मतलब एक ही जगह पे पूरा का पूरा समाज समाया हुआ रहता है। मुख्य धारा, कायदे से किसी नदी या जलधारा, कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्य धारा कहा जाता है। मुख्य बहाव को मुख्य धारा कहा जाता है। इस अध्याय में यह शब्द ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाजों और प्रचलनों को सही माना जाता है। इसी क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्य धारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जा रहा है, जैसे बहुधा शक्तिशाली और वर्चस्वशाली समूह। देखिए, समाज में ये वर्चस्वशाली और शक्तिशाली समूह जो है कुछ नाजायज भी करते हैं, कुछ क्या बहुत ज्यादातर नाजायज करते हैं। विस्थापित, ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन, विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार को या घर बार से उजाड़ दिया जाता है, घर बार से भगा दिया जाता है जबरदस्ती। कुपोषित, ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता, वो क्या है, कुपोषित है। जिनके पास पर्याप्त संसाधन है, 99% केस में वो कुपोषित नहीं होते हैं। 1-8% तो खा करके भी नहीं लगता है शरीर में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर संसाधन के अभाव में कुपोषण होता है, ना शिक्षा मिल पाएगा ना पोषण मिल पाएगा, वो क्या है, समाज के कुपोषित वर्ग ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में।